नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, दो दमदार क्वालिटी की कंपनियां आज भारी गिरावट दिखाते हुए दिख रही हैं। ऐसे में निवेशक यार फंडामेंटल्स तो सुपर्ब हैं, फिर गिर क्यों रही हैं? तो स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियां भी गिरती हैं, ये हम सभी को पता है, तभी तो मौके क्रिएट होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये मौका ही है या फिर यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए। एक एक करके पहले दोनों स्टॉक्स के नाम शेयर करता हूं, फिर डिटेल शेयर करूंगा। पहला स्टॉक तो आज जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। करीब 17% क्रैश हो गया ये स्टॉक, और जब खुला था, जब बाजार मार्केट खुली थी, तो ये स्टॉक 10% गैप डाउन ओपन हुआ। तो लोगों ने सोचा होगा शायद रिकवर हो, रिकवर तो हुआ नहीं। 10 के बाद 15, 15 के बाद अभी 17.5% क्रैश दिख रहा है। और दूसरा स्टॉक दोस्तों निफ्टी की दिग्गज फार्मा कंपनी सन फार्मा आज टॉप लूजर्स की लिस्ट में है। इनफैक्ट ना केवल सन फार्मा, आज निफ्टी में जो टॉप लूजर्स है ना, 3 के 3 फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और सिप्ला। ऐसा क्या हुआ है अचानक? सन फार्मा नंबर्स की वजह से गिर रहा है, टैरिफ की वजह से गिर रहा है, ये सारी चीजें एक सवाल खड़ा करती हैं। सबसे पहले शेयर करना चाहूंगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। दोस्तों, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का शेयर आप सभी ने नोटिस किया हो तो 400 साढ़े 400 रुपए पे बड़े लंबे समय तक पड़ा रहा था। फिर इसके मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुए, और जब ग्रीस कोसगी साहब आए तो इस स्टॉक में टर्न अराउंड देखने को मिला। एक सरकारी कंपनी जो फंडामेंटल्स तो अच्छे कैरी करती थी, लेकिन उतनी रफ्तार नहीं दिखा पा रही थी ग्रोथ में, उसने ग्रोथ दिखाई और शेयर का प्राइस भी भागा। करीब 1200 सवा 1200 तक इसका प्राइस आया, सब बुलिश भी थे। लेकिन आज अचानक से खबर आती है कि जो ग्रीस कोसगी साहब हैं वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। क्यों? उसमें उन्होंने कुछ पर्सनल रीजंस दिए और नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तलाशने के लिए भी कहा। मैं डिटेल शेयर करना चाहूंगा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस शेयर स्लाइड 15% ऑन एमडी एंड सीईओ ग्रीस Kosgi exit. Share of PNB Housing Finance fell sharply by over 17% on August 1st, a day after the lender informed that the resignation of MD and CEO Greece Kosgi has been accepted by the board. A move that some brokerage notes have cited as negative, given his role in transforming PNB Housing, scaling new businesses and improving asset quality. तो जब ये आए, इन्होंने कामकाज किया, तो इन्होंने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की एसेट क्वालिटी को सुधारा, यानी एनपीए जीएनपीओ को सुधारा, नई ऊंचाइयों पर लेकर गए बिजनेस में स्ट्रेटजीज के चलते। और जब उनका रेजिग्नेशन बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो ये काफी सारी ब्रोकरेज फर्म्स ने नेगेटिवली लिया है। उन्होंने कहा कि ये बंदे का छोड़ के जाना कंपनी के लिए एक दिक्कत का विषय बन सकता है। कौन इसको आगे इसी तरीके से कैरी करेगा? देखो, मैनेजमेंट आएगा नो डाउट, वो भी एक्सपीरियंस्ड होगा, वो भी काफ़ी काबिलियत तारीफ वाले होंगे, क्योंकि इस पोजीशन पे कोई ऐसा वैसा व्यक्ति तो नहीं बैठ सकता एमडी सीईओ। बट किसी किसी में ना एक एक्सेप्शनल वाली चीज़ें होती हैं। शायद ग्रीस कोसगी साहब में वो एक्सेप्शनल वाली चीज़ें होंगी, तभी उन्होंने इस कंपनी का पूरा माहौल बदल दिया। ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हुए, और आज जब वो छोड़कर गए हैं तो फिर ब्रोकरेज हाउसेस नेगेटिव भी हो रहे हैं और शेयर भी टूट रहा है। मैं एक एग्जांपल भी शेयर करूंगा इसका, आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा और क्या लिखा है। द बोर्ड सेट इट विल इमीडिएटली कमेंस अ सर्च फॉर सीजन्ड प्रोफेशनल विद प्रूवन एक्सपर्टीज एंड इंडस्ट्री experience. Chairman of the Nomination and Remuneration Committee of the PNB Housing Finance, R. Chandrasekaran said, the board will initiate a rigorous, transparent and merit-based selection process to appoint a new leader who will further enhance the legacy of PNB Housing Finance. We are confident of identifying a suitable professional soon who will further accelerate our strategic direction and long-term value creation. Greece Kosgi will step down from his role effective October 28 to pursue career aspiration outside the organization. तो ये कह रहे हैं कि ये अपने पर्सनली कुछ और देखेंगे और करेंगे, और 28 अक्टूबर से इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा ही कुछ नवीन फ्लोराइन के केस में भी हुआ था, मैं आपको बता दूं। तब क्या हुआ था वो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। नवीन फ्लोराइन के मैनेजमेंट में से भी सीईओ एमडीए का शायद रिजाइन आया था। स्टॉक करीब 4-5 हज़ार रुपये पे ही ट्रेड करता था उस समय,
और जब वो रेजिग्नेशन आया था 4,500 पे था अगस्त 2023 में, आप नोटिस करेंगे। और जब रेजिग्नेशन आया तो स्टॉक 3,000 तक गया 2024 मार्च तक, करीब 6 महीने 8 महीने गिरा था स्टॉक और 4,500 से 3,000 आ गया था। फिर दोबारा अब फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स लास्टली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति से कंपनी नहीं चलती है, कंपनी से व्यक्ति चलते रहते हैं। हाँ, नो डाउट कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो बहुत तगड़ा काम कर जाता है, बट ठीक है। तो कंपनी के जब फाइनेंशियल्स दोबारा अच्छे हुए तो आज ये शेयर दोबारा लाइफ हाई पे है, बट इस बीच में 2 साल लग गए। तो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमेशा। हम लोग जब भी आप किसी एनालिस्ट को सुनोगे तो वो कहेगा मैनेजमेंट पे जरूर ध्यान रखें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आता हूँ दूसरे स्टॉक पे, सन फार्मा। सन फार्मा आज 4% डाउन है। क्यों डाउन है पहले तो मैं इसको शेयर करना चाहूंगा। रिजल्ट्स बता रहे हैं बाजार की, रिजल्ट बाजार को पसंद नहीं आए। सन फार्मा इंडस्ट्रीज ऑन थर्सडे रिपोर्टेड 20% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट टू 2,279 करोड़ फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। तो मुनाफे में 20% की गिरावट देखने को मिली साल दर साल, और स्टॉक इसीलिए शायद टूटता हुआ दिख रहा है, आई थिंक। आगे, एक्सटेंडिंग इट्स प्रीवियस डेज डिक्लाइन, द कंपनी स्टॉक टैंक्ड 5.7%। अभी तो खैर 4.5% नीचे है, 5% तो नीचे नहीं है। और स्टॉक आज अपना 52 वीक लो भी आई थिंक हिट कर रहा है। ओवरऑल नंबर्स का ही रीजन दिया जा रहा है सन फार्मा की गिरावट के पीछे का। लेकिन सन फार्मा एक दमदार कंपनी है। अब ये ऑलरेडी चला हुआ तो था ही, नो डाउट, ये कोई दो राय नहीं है इसमें। 1553 का वैसे 52 वीक लो है स्टॉक का, 1608 रुपये का आज इसने लो लगाया है। मेरे को लगता है टेक्निकल टर्म्स पे थोड़ा वीक तो हो गया है ये स्टॉक। अगर ये स्टॉक ये लेवल ब्रेक कर देता है, यानी कि 1640 के नीचे ही क्लोजिंग दे देता है, तो हो सकता है स्टॉक आपको 52 वीक लो लगाता हुआ दिखे। और अगर लगाता है तो फिर वहाँ पे निवेश के मौके देखना शुरू करेंगे, बट अभी एज ऑफ नाउ कुछ करने के लिए मैं नहीं कहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।